गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कि डिमांड जो है कितने टाइप्स की होती है। डिमांड 2 टाइप्स की होती है हमारी। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकंड इज मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल जैसे कि हमें नेम से ही क्लियर हो रहा है, इंडिविजुअल मतलब एक कंज्यूमर से जो रिलेटेड डिमांड होती है वो हमारी इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है। मीन्स एक इंडिविजुअल से रिलेटेड, जैसे मैं हूँ या फिर आप हो, कोई भी हो सकता है। एक सिंगल कंज्यूमर एक सर्टेन प्राइस पे कितनी कमोडिटीज़ की या कितनी यूनिट्स की डिमांड करता है, वो क्या कहलाती है? इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है। जैसे अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस 10 रुपीज़ है तो मैं कर रही हूँ 5 कमोडिटीज़ की डिमांड, तो ये मेरी अकेली की डिमांड है। ठीक है, आप 10 रुपीज़ अगर प्राइस चल रहा है तो आप 4 कमोडिटी की डिमांड करते हो, तो वो ये आपकी डिमांड है। मतलब एक सिंगल जब कंज्यूमर की हम डिमांड को कंसीडर करते हैं तो वो हमारी होती है इंडिविजुअल डिमांड। देन आती है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मीन्स रिलेटेड टू मार्केट। रिलेटेड टू मार्केट मीन्स ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट। ऑल द कंज्यूमर, जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग, ये मेरी वाली डिमांड थी, ये आपकी डिमांड, मतलब 5 कमोडिटीज़ की मैं डिमांड कर रही हूँ, 4 कमोडिटीज़ की आप डिमांड कर रहे हो, तो टोटल डिमांड हो गई 5 + 4। अगर और कोई पर्सन है वो डिमांड कर रहा है 3, अगर और कोई पर्सन है वो कोई डिमांड कर रहा है 6 डिमांड कर रहा है, तो मतलब इन सभी कंज्यूमर की डिमांड को अगर हम कंबाइन में लेते हैं, मतलब इकट्ठा कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? मार्केट डिमांड। अब मार्केट की डिमांड क्या आ जाएगी? 5 + 4 9 + 3 12 एंड प्लस 16 18, जो 6 जो है 18 हो गई आपकी मार्केट की डिमांड। मतलब सभी कंज्यूमर्स की मिलाकर जो डिमांड आएगी दैट विल बी कॉल्ड मार्केट डिमांड। ठीक है, अब जो है डिमांड का फंक्शन क्या है? डिमांड का फंक्शन मीन्स डिमांड पे किस किस चीज़ से इफेक्ट पड़ता है, किस से जो है डिमांड चेंज हो जाती है। मतलब पहले अलग थी और अब चेंज हो रही है, तो उससे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज, हम इसको डिनोट करेंगे। देखो, डिमांड का एफ होता है, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ, इसको इस तरह से रीड किया जाता है, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ। किस किस का फंक्शन है? पी एक्स। एक्स हम कमोडिटी, यहाँ पे भी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। सेम कमोडिटी का जो प्राइस होता है वो उसकी डिमांड को इफेक्ट करता है। मीन्स अगर प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मतलब प्राइस जो है उस कमोडिटी का इफेक्ट करता है उसकी डिमांड को। ठीक है, देन सेकेंड इज प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स हमारी होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं। रिलेटेड गुड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं एंड सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं कि हम एक गुड के बदले में दूसरी गुड को कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब अगर एक गुड के प्राइस बढ़ गए और हम उसको नहीं खरीद पा रहे हैं तो उसकी बजाय हम दूसरी कमोडिटी को कंज्यूम करने लग जाएंगे, दूसरी कमोडिटी को खरीदने लग जाएंगे। जैसे टी और कॉफ़ी है, टी के प्राइसेस भी बढ़ गए तो हम टी छोड़ देंगे, कॉफ़ी सस्ती है तो कॉफ़ी लेने लग जाएंगे। अगर कॉफ़ी के प्राइसेस बढ़ गए तो कॉफ़ी छोड़ देंगे, टी कंज्यूम करने लग जाएंगे। तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूट है। भी हम टी की जगह पे कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी की जगह पे टी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहलाती हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाती हैं, जब एक चीज़ की जगह पे हम दूसरी चीज़ को यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, देन सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो एक दूसरे के साथ ही कंज्यूम की जाती हैं और एक दूसरे के बिना कंज्यूम नहीं की जा सकती। जैसे कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल के बिना कार यूज़ नहीं की जा सकती और कार के बिना हम पेट्रोल का क्या करेंगे। ठीक है, हाँ ये बात और है कि हम पेट्रोल को किसी और व्हीकल में डाल के यूज़ कर सकते हैं, ये तो एक जोक हो गया। ठीक है, मतलब कार के बिना क्या है? पेट्रोल, पेट्रोल के बिना हम कार यूज़ नहीं कर सकते। या फिर इंक है और पेन है, ठीक है, तो पेन के बिना इंक, इंक के बिना पेन। तो मतलब इस तरह की गुड्स जो हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं दैट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब इन गुड्स के जो प्राइसेस होते हैं वो भी क्या है? एक गुड्स की डिमांड को इफेक्ट
करते हैं। तो रिलेटेड गुड्स में हमने 2 टाइप की गुड्स पढ़ी, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देन थर्ड, फर्स्ट तो हमारा था कि उसी कमोडिटी का प्राइस जो है इफेक्ट करता है डिमांड को। सेकेंड इज प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड जो है उसकी डिमांड को इफेक्ट करता है। थर्ड इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, भाई मेरा आज का टेस्ट जो है, अभी मुझे ये कमोडिटी खरीदनी है, मेरा टेस्ट है आज कुछ और, कल चेंज हो जाएगा। मेरी आज प्रेफरेंसेस कुछ और हैं, कल चेंज हो जाएंगी, तो कल मैं क्या पता वो चीज़ खरीदूं या ना खरीदूं। तो मतलब एक कंज्यूमर के या कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी जो उसके डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट इज वाई, मतलब वाई को हम क्या बोलते हैं, इनकम। इनकम ऑफ कंज्यूमर, यील्ड बोलते हैं इसको, इनकम। एंड वाई डी इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये तो पता ही है भाई सभी को, इनकम अगर बढ़ेगी तो कंजम्पशन, हम जिस कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं, नहीं तो भी हमें लो प्राइसेस वाले गुड्स को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो इनकम जो है कंज्यूमर की वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है, किस पे, डिमांड पे। अगर कम है तो हम उसका मतलब ज़्यादा प्राइस वाले गुड्स को कंज्यूम कर सकते हैं, अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो जिस कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं, और कम है तो भी हमें कम प्राइस वाली कमोडिटीज़ को कंज्यूम करना पड़ेगा। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मीन्स आप डिस्ट्रीब्यूशन, जो इकोनॉमी है उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब हमारी इकोनॉमी में 3 टाइप के पर्सन्स होते हैं, कंट्री में लगा सकते हो। रिच पर्सन्स होते हैं, मिडिल पर्सन होते हैं, लोअर लेवल के पर्सन होते हैं, मतलब लोअर इनकम वाले, ठीक है। अब रिच पर्सन, अब जो प्रोड्यूसर है वो किस तरह के गुड को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब रिच पर्सन्स के लिए प्रोड्यूस कर रहा है या सेल कर रहा है, या मिडिल लेवल के लिए या लोअर लेवल के लिए, किसके लिए वो प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर हमारी जो इनकम है वो किन बंदों के हाथ में है, मेनली रिच पर्सन्स के ही हाथ में होती है ज़्यादा, ठीक है। तो वो रिच लेवल के लिए जो प्रोडक्शन कर रहा है उसके ऊपर जो कमोडिटी की डिमांड है वो उससे इफ़ेक्टेड होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब हमारी जो कंज्यूमर की नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब वो प्रोडक्ट से और क्या क्या चाहता है, ठीक है। प्रोडक्ट में ये होना चाहिए जी, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये तो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उस प्रोडक्ट से लेकर, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं किसको, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट को। देन वेल्थ, हमारी वेल्थ कैसी है, हमारी इनकम कैसी है, ठीक है, वो भी इफ़ेक्ट करती है हमारी प्रोडक्ट की डिमांड को, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा आता है कि जो डिमांड होता है उसकी 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं डिमांड। एक तो शेड्यूल होता है, देन होता है डिमांड कर्व। एक डिमांड शेड्यूल होता है, एक डिमांड कर्व होता है। अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जब एक कंज्यूमर मान लो मार्केट में गया है, आप गए हो मार्केट में, तो मार्केट में जो डिफरेंट प्राइसेस पे गुड्स जो अवेलेबल हो रही हैं आपको, ठीक है, मतलब एक टाइम पे अगर आपको डिफरेंट प्राइसेस पे अगर आपको गुड्स मिलती हैं तो कितनी कितनी आप डिमांड करोगे किसी चीज़ की। तो अगर हम उस डिमांड को एक टेबल फॉर्म में राइट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिमांड शेड्यूल कहलाता है। मीन्स किसी भी कंज्यूमर की डिमांड को हम अगर एक टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं तो वो डिमांड शेड्यूल कहलाता है। डिमांड शेड्यूल भी आगे 2 टाइप्स का हो जाता है। जब हमने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड पढ़ी है तो शेड्यूल भी 2 टाइप्स का बनेगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। अब डिमांड कर्व क्या है, जब डिमांड शेड्यूल को उस टेबल फॉर्म को हम क्या है ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हमारी वो क्या बन जाती है, डिमांड कर्व बन जाती है, जब हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से डिमांड कर्व भी क्या होगी, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व, दोनों क्या है हमारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व बन जाएंगे।
अब हम शेड्यूल देखेंगे। फर्स्टली इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल कैसे है। देखो, अगर आप मार्केट में गए हो तो कोई भी कमोडिटी है, जैसे उसका अगर प्राइस 5 है तो आप 100 डिमांड कर रहे हो, ठीक है। उसकी डिमांड कितनी कर रहे हो? 100। अगर 4 है तो 120 कर रहे हो, 3 है तो 140। मतलब जैसे जैसे प्राइस कम होता गया आपकी उस कमोडिटी की डिमांड क्या है? बढ़ती गई, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस कम हो गया डिमांड क्या है? बढ़ गई। 5 प्राइस 5 था तो 104 हुआ तो हम 120 कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब जैसे जैसे प्राइस जो है डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिमांड हमारी इंक्रीज होती जा रही है। तो मतलब एक कंज्यूमर की हम डिमांड ले रहे हैं तो हम इसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोल रहे हैं। अगर हम एक से ज़्यादा कंज्यूमर की डिमांड जो है ऐड कर देते हैं, मतलब अगर प्राइस जो है 5 4 3 2 1 है और कंज्यूमर ए जो है डिमांड कर रहा है 5 पे 10 यूनिट्स की और कंज्यूमर बी जो 15 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है। भी इनकम लेवल अलग अलग हो सकता है, वो 10 कमोडिटीज़ खरीद कर पा रहा है, वो 15 कर पा रहा है, ठीक है। अब 4 प्राइस पे वो 20 करता है, वो 25, 3 पे 30, 35, इस तरह से वो क्या है? कंज्यूम कर पा रहे हैं। मतलब आप खरीद पा रहे हो कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी। अब और भी कंज्यूमर हो सकते हैं, CDE वेरियस, मार्केट में तो बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं ना, ठीक है। तो सभी की डिमांड जो कलेक्टिवली अगर हम देखो ऐड कर दिया हमने 10 + 15 25, 20 + 25 45, इस तरह से सभी कंज्यूमर की डिमांड को अगर हम ऐड कर देते हैं दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड, ठीक है। अब इसका कर्व देखो किस तरह से जाएगा। ये तो हो गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व, डिमिनिशिंग में जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। और जो आपका मार्केट डिमांड कर्व है वो थोड़ा इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखो इंडिविजुअल डिमांड कर्व ए का हमने बना लिया, ये बी का बना लिया दिस वन, लेकिन मार्केट डिमांड कर्व थोड़ा सा इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मार्केट डिमांड कर्व बनेगा और इंडिविजुअल डिमांड कर्व इस टाइप में बनेंगे। तो कितने भी कंज्यूमर हो सकते हैं, उनकी डिमांड को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड बोलेंगे।